12 से 2 पॉलिटिकल शो की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले में केजरीवाल तिहाड़ जेल में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। थोड़ी देर में सुनीता केजरीवाल से मिलने आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के विधायकों की मुलाकात अब से कुछ ही देर में होगी। अरविंद केजरीवाल के घर पर यह मुलाकात होगी। बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक उनके आवास पर पहुंचने वाले हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा दीपक से ही जानते हैं, ये आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों का सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर जाकर मिलने का कार्यक्रम, क्या कोई संदेश लेकर जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ये विधायक सुनीता केजरीवाल के पास? कोई प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जो इतने दिन से सुनीता केजरीवाल के नाम की सुगबुगाहट थी, उसी पर किसी तरीके की औपचारिक मोहर पार्टी के भीतर से लगाने की तैयारी है क्या? दीपक। जी रोमाना, इस वक्त जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका कहीं ना कोई एक बड़ा मैसेज जो है वो ज़रूर जाता है। इस वक्त सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि वो प्रमुखता से आगे नज़र आ रही हैं, चाहे वो फ्रंट रो आप कहें रामलीला मैदान में जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को बैठना होता है वहाँ पर सुनीता केजरीवाल बैठी हों, या फिर अरविंद केजरीवाल की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल कर रही हों। आज जो विधायक मिलने जा रहे हैं रोमाना, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक कल से ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग एक बार फिर से उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो रही है, एक बार फिर से वो बीजेपी में आ सकते हैं, चाहे 25 करोड़ रुपए दे देंगे, मंत्री पद दे देंगे और अब पार्टी में रहेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये वजह है कि अब ये मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सभी विधायक इंटैक्ट हैं, सुनीता केजरीवाल के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल जो मैसेज उन तक पहुंचा रही है उस मैसेज को फॉलो करने को तैयार है और इसी संदेश के साथ तमाम विधायक जो है वो सुनीता केजरीवाल के पास जाएंगे। हो सकता है रोमाना कि इस दौरान एक प्रस्ताव भी सुनीता केजरीवाल के सामने ये लोग रखें कि ये कहा जाए कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसकी एक तरीके से सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं वहां से सुनीता केजरीवाल चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बने। तो ये तमाम कोशिशें जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही हैं। जिस तरीके से मैं लगातार कह रहा हूँ कि कई सारे प्लान जो हैं अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के नेताओं को देकर गए हैं, प्लान ए प्लान बी, उसी के तहत काम हो रहा है। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से नाम आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक का सामने आ गया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि पार्टी किसी प्लान बी की तरफ अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या ये उसी क्रम में घटनाक्रम जुड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाने के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका जता दी है। 1 घंटे के भीतर दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज दोनों मीडिया के सामने आए। दोनों की तरफ से कहा गया कि अब केंद्र के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी आम आदमी पार्टी के ये सेकंड रंग ऑफ लीडर्स जो हैं इनको अपने शिकंजे में लेगी, जिसमें 4 नाम आम आदमी पार्टी के इन मंत्रियों, सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से गिनाए गए। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा। मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। यह चलने वाला नहीं है। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। और उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए। उन्होंने कहा सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और ईडी एक है।
इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए क्यों। विजय नायर ने ये बयान मुझे लगता है शायद आज से 1.5 साल पहले दिया था। ये बयान सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है। जो कहानी 1.5 साल से चल रही है, उस कहानी को अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के मौके पे देश के एएसजी बोल रहे हैं। उसका क्या रिलेशन है, आप बताइए, मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कह दिया कि पैसे का लेन देन गोवा में एक और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा दीपक से ही जानते हैं, आम आदमी पार्टी के ये एक के बाद एक अब जो बाहर बचे हुए बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, जिसमें चाहे आतिशी हो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, दोनों दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं, वो अब मीडिया के सामने आ रहे हैं और उनकी तरफ से तो एक तरीके से क्रोनोलॉजी बताई जा रही है कि आतिशी कहती है पहले मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर पर रेड होगी, समन भेजा जाएगा, फिर हमारी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दीपक रावत, सियासी आर पार अब तेज होता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये हलचल इसलिए बड़ी है जिस तरीके से कल ईडी ने कोर्ट में ये कह दिया कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को विजय नायर, जो सबसे पहले गिरफ्तारी जिनकी हुई थी इस पूरी शराब नीति को लेकर, उन्होंने बल्कि वो जो है वो रिपोर्ट करते थे इन दोनों को। हालांकि इसका खंडन आम आदमी पार्टी कर रही है। वो कह रही है कि विजय नायर का जो काम था वो काम मीडिया कोऑर्डिनेशन का था और ये प्रवक्ता था इसलिए इनको रिपोर्ट करता। लेकिन तभी से ही लगातार पार्टी के अंदर एक खलबली है। यही वजह है कि पार्टी के नेता कल भी आपने देखा विधानसभा में किस तरीके से पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने की वो आतिशी ये कहना चाह रही हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि पहली लाइन के जो नेता हैं वो गिरफ्तार कर लिए, अब सेकंड लाइन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है, लोगों के पीछे ये कहकर जा रही है कि पूरी पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश है, पूरी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश है, जिससे पार्टी काम ही न कर पाए, चुनाव ही न लड़ पाए। तो यही वजह है कि लगातार ये ताना बाना बुना जा रहा है, इस तरीके से मैसेज क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि चुनाव है और चुनाव में इस तरीके से हर पार्टियां हर तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करती हैं, दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं इस मामले में गठबंधन की ताकत दिखाने का भी काम यहां पर किया गया ना। जिस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी की तरफ से कहा गया कि समझिए इस बात को, रविवार को इंडिया गठबंधन की वो रैली होती है और उस रैली में जिस तरीके का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलता है, आतिशी के मुताबिक उसको देखकर बीजेपी बौखला गई है और इसी वजह से बीजेपी अब इस बात पर विचार कर रही है कि सिर्फ जो आम आदमी पार्टी का टॉप नेतृत्व है उसकी गिरफ्तारी से काम नहीं बनेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब वो सौरभ भारद्वाज, आतिशी, जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसको टारगेट करवाने की तैयारी में है। हालांकि फिर दोहरा दूं, बीजेपी की तरफ से इसे मनोहर कहानियां बताया जा रहा है, बीजेपी से सिर्फ सनसनी फैलाने का काम करार दे रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच तिहाड़ जहां पर रखा गया है सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल को, सूत्रों के हवाले से खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। सीसीटीवी के अलावा उनके सेल के बाहर सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए। डायबिटिक हैं अरविंद केजरीवाल, इसी वजह से केजरीवाल को कल शाम घर का बना खाना और दवा लेने की अनुमति दी गई थी। केजरीवाल को जेल में एक आइसोलेशन रूम देते हुए 3 किताबें रखने के लिए एक टेबल, एक कुर्सी भी मुहैया करा दी गई है। केजरीवाल जेल की ओर से मिले बिस्तर की बजाय अपने घर से मंगाए गए बिस्तर पर ही रात में सोए। और अब इस वक्त पॉलिटिकल शो में एक और बड़ी सियासी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, बिहार से आ रही है। बिहार बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने आज बीजेपी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अजय निषाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया बीजेपी ने उनके साथ छल किया। अजय निषाद बिहार के मुजफ्फरपुर से 2014, 2019 लगातार 2 बार के सांसद, जिनका टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजय निषाद को आप देख सकते हैं कांग्रेस का मुख्यालय और वहां पर अजय निषाद सामने स्वागत करते हैं। जिनका जन्म ही 2 अक्टूबर को हुआ हो, वो भाजपा में क्या कर रहे थे अब तक हमें ये नहीं समझ में आया। तो आपका हम स्वागत करेंगे औपचारिक रूप से, लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि अजय निषाद जी के विषय में, वहां के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विषय में आपसे 2 शब्द कहें। मित्रों, आप सभी को मालूम है मुजफ्फरपुर से
इनके पिताजी 4 बार कैप्टन जय नारायण निषाद साहब हम लोगों के भी नेता थे। और ईबीसी की आज बात जो शुरू हुई है तो इनके पिताजी से शुरू हुआ था। बिहार के राजनीति में जो रिलेवेंस हुआ ईबीसी का वो उनकी वजह से हुआ। और लगातार 4 बार के बाद ये 2014 का चुनाव जीते। 2000 तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल अजय निषाद 2014-2019 मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद रहे। इस बार बीजेपी की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में अपने जिन सिटिंग एमपीज का टिकट काटा गया उसमें नाम अजय निषाद का भी। अजय निषाद ने इसे पार्टी की तरफ से उनको दिया गया धोखा करार देते हुए पार्टी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बिहार आपको लेकर चलूंगी जहां टिकट का ऐलान होने से पहले ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। बिहार की सारण लोकसभा सीट है, वहीं पर आज रोड शो से रोहिणी आचार्य ने अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सारण सीट से बीजेपी ने राजीव प्रताप रूडी को एक बार फिर से टिकट दिया है। लगातार 2014-2019 राजीव प्रताप रूडी सारण से बीजेपी के निशान पर जीतते आ रहे हैं और अब आरजेडी ने भीड़ उमड़ी है। जैसे मेरे पिताजी को लोग प्यार करते थे वैसे ही आज मुझे भी फील हो रहा है कि लोग मुझे भी अपना लिए हैं और अपनी बेटी मान लिए, बहन मान लिए हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। देख करके आप ही बताइए, लग रहा है कि मिलेगा आशीर्वाद। क्यों नहीं मिलेगा? मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी बहन हूँ। तो बहन बेटी को तो माँ बाप सबको ही आशीर्वाद देते, पूरी जनता आशीर्वाद देगी। लालू जी यहाँ से सांसद रहे हैं, कई काम उन्होंने किए, जनता कर रही है। हाँ, लालू जी के टाइम में ही जो काम हुआ सो हुआ है, उसके बाद से तो सब कोई हवा ही है। तो इस बार जनता की मांग है, इसलिए मैं आई हूँ। बाकी जितने भी अधूरे काम रह गए मैं सब पूरा करूंगी अपनी जनता। आप लालू जी को अपना किडनी दी, लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, सहानुभूति है जनता की आपके साथ? ये तो मेरा पिता के प्रति मेरा समर्पण, मेरा प्यार था। पिता हाँ, प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी मैम? मेरी रहेगी समृद्ध, सुंदर समृद्ध सारण बनाना है, बहन बेटियों को समान अधिकार दिलाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ करना है मेरे। ये थी तो रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार, जहां से पहले ही बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, रोहिणी को लेकर बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं जो बेटी बहू बनकर सिंगापुर चली गई थी वो बिहार में उम्मीदवार बन रही है। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। तो रोहिणी आचार्य को घेरने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान से विजय सिन्हा। पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 देख रहे हैं आप। मेरठ से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अरुण गोविल को, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मेरठ में आप जानते हैं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को मेरठ में वोटिंग होगी और बीजेपी ने यहां से अपने सिटिंग एमपी का टिकट बदलकर इस बार चुनाव मैदान में अरुण गोविल पर दांव लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण गोविल के साथ नजर आए उस समय जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और इस बार उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार की आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मेरठ से ही की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ बीजेपी के गढ़ के तौर पर मेरठ की पहचान है। लगातार मेरठ की सीट बीजेपी जीतती आई है और इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी का नाम बदलकर वहां से
अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है। अरुण गोविल नामांकन दाखिल करते हुए तस्वीरें आपके सामने, साथ में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है प्रदेश में योगी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य, वो नजर आ रहे हैं। मूलतः मेरठ के ही रहने वाले हैं अरुण गोविल। हालांकि अरुण गोविल, जिनकी पहचान टीवी सीरियल रामायण से बतौर राम बनी, 1988 में कांग्रेस में रह चुके हैं और अब बीजेपी के टिकट पर मेरठ से चुनाव मैदान में अरुण गोविल ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अखिलेश यादव को घेरने के लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। जहां जहां अखिलेश जाएंगे वहां वहां बीजेपी का एक बड़ा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी रणनीति के तहत आज कन्नौज में सुब्रत पाठक है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश यादव को मैनपुरी से बाहर नहीं निकलने देने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। अखिलेश को मैनपुरी में घेर कर रखने का बीजेपी ने प्लान बनाया है। मैनपुरी में लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का कार्यक्रम भी लगाया जाएगा। तो किसी तरीके से अखिलेश को कंटेन किया जाए, अखिलेश की घेराबंदी की जाए, अपने ही घर तक अखिलेश को सीमित किया जाए, इस रणनीति में बीजेपी जुटी हुई है। और अगर अखिलेश प्रदेश पे कहीं बाहर निकलें तो फिर वहां पर भी बीजेपी का एक बड़ा नेता तैयार रहे उनकी घेराबंदी के लिए। ये वो रणनीति है जिसके साथ अखिलेश यादव की घेराबंदी करने के लिए बीजेपी ने तैयारी बड़ी की है। जहां जहां अखिलेश जाएंगे प्रचार के लिए, वहां वहां उसी शहर में प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाएगा उसका जवाब विस्तार से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मौजूद बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से दिया जाएगा। तो ये वो रणनीति है जिसको लेकर बीजेपी काम कर रही है। मतलब बहुत ही बारीकी के साथ अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में घेराबंदी की ये रणनीति जो बीजेपी की तरफ से तैयार कर ली गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैनपुरी हो जाता है। बीजेपी का पूरा फोकस ये है कि किसी तरीके से मैनपुरी में ही सीमित अखिलेश यादव को रखा जाए, जहां से उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, क्या है रणनीति अखिलेश की घेराबंदी की बीजेपी की? रोमाना, रणनीति ये है कि सबसे ज्यादा फोकस अखिलेश यादव पर है, क्योंकि अखिलेश यादव ही वो नेता हैं जो बीजेपी के साथ में सीधी टक्कर में हैं। एक तो उसका पहला पहलू ये है कि जहां जहां भी अखिलेश यादव जाएंगे, जहां उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर बीजेपी के एक बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये इस तरह से पूरी तैयारी की गई है। आज मिसाल के तौर पर आज अखिलेश यादव कन्नौज में, तो आज कन्नौज में सुब्रत पाठक की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हालांकि वो इंडिया गठबंधन पर हमला करेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी यही है। यही स्ट्रेटजी यूपी के तमाम जिलों में आयोजित की जाएगी जहां अखिलेश जाएंगे और मैनपुरी में उनको फोकस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैनपुरी में बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है उनका जमावड़ा होगा। बीजेपी एक तरह से कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करेगी अपने नेताओं की, कई सारे वहां रोड शो होंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि मैनपुरी का किला बचाने में अखिलेश यादव की मैक्सिमम एनर्जी लगे और उससे वो बाहर कम निकल पाए। ये फिलहाल इस रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रेवती रमन सिंह के बेटे, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल रमन सिंह आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि उज्जवल रमन सिंह इलाहाबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसे रणनीति के तहत भी देखा जा सकता है कदम को। रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस में आएंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज रेवती रमन सिंह, उन्हीं के बेटे हैं उज्जवल रमन सिंह। इलाहाबाद सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उज्जवल रमन सिंह को बना सकती है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो एक तरफ उज्जवल रमन सिंह जिनकी कांग्रेस में आने की अभी अटकलें लग रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उन्हीं के साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जी जैनेंद्र, जल्दी से बात कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए अजय निषाद के तौर पर कांग्रेस को उत्तर बिहार में एक बड़ा पिछड़ा नेता मिला है, लेकिन क्या टिकट मिलेगा मुजफ्फरपुर से? निषाद जी, राहुल गांधी से आप मिले, कांग्रेस में शामिल हो गए, अब क्या उम्मीदवार? पार्टी नेतृत्व तय करेगी। हमको अभी पहला मिशन है पार्टी को मजबूत करना और केंद्र में फिर वापस कांग्रेस आई को लाना। ये पहला मिशन है। उसके लिए जी तोड़ हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने समाज को एकजुट करेंगे और निषाद समाज के तमाम नेता हैं
उनको भी ये कोशिश करेंगे कि सब एक साथ रहें। उठ रहा है कि टिकट कटने के बाद आप कांग्रेस में आए हैं, यानी आपको अगर टिकट मिल जाता तो अभी भी आप बीजेपी का ही झंडा उठाए रहते। सर मेरा ये कहना है कि आप बिना कारण का मेरा टिकट काट दिए और एक बार पूछे भी नहीं, दुख इस बात का है और कोई दिक्कत। तो आपको चुनाव में इसका जवाब आपको लगता है कि आप दे पाएंगे? पार्टी नेतृत्व तय करेगी और आने वाला समय में आपको जवाब मिल जाएगा। ये बताइए, कल राहुल गांधी से भी, अजय जी आप लाइव है आप एबीपी न्यूज पर, कल राहुल गांधी से आप मिले, राहुल गांधी ने आपको क्या आपको मंत्र दिया है, क्या कहा है राहुल गांधी? माननीय राहुल जी से 5-7 मिनट बातचीत हुई और उन्होंने कांग्रेस के विजन को विस्तार से समझाया है कि आने वाले भविष्य में कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए क्या क्या उपाय किए, उस पर विचार से चर्चा हुई। चुनाव लड़ने का भी उन्होंने की भी हरी झंडी दे दी है? सर वो सब पार्टी नेतृत्व तय करेगा, उसके लिए मुझे चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? आप अपनी तरफ से चुनाव लड़ने? जी समझ। तो सुना आपने रोमाना कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं अजय निषाद। 4 बार इनके पिता सांसद रहे, 2 बार ये खुद सांसद रहे, इस बार टिकट कट गया है और अब कांग्रेस में आ गए हैं और संभावना है कि अब ये वहां पर टिकट की रेस में भी है। देखना यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी जब तक पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक जनेंद्र अपने पत्ते नहीं खोलेंगे मीडिया के सामने। अजय निषाद, फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर में संबोधन शुरू हो गया। वाले देख नहीं पाते हैं, क्या आप इसको नीचे रख देंगे? इसको नीचे रख देंगे आप? आपने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं उन सब की क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया और इसलिए जितने अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जो लोग देवभूमि का ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देवभूमि के हर गांव से मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं, मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, और ये चुनावी सभा भी ऐसे क्षेत्र में हो रही है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। और एक प्रकार से ये देवभूमि के भी आशीर्वाद है और मिनी इंडिया के भी आशीर्वाद है।
मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं। और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते 10 वर्षों में जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, उतना आजादी के बाद के 60-65 साल में भी नहीं हुआ है। आज उत्तराखंड हर प्रकार की आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने गरीबों को 85,000 पक्के घर बनाकर दिए हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया है। यहां भाजपा सरकार ने 5.5 लाख से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया है। यहां की 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। यहां करीब 3 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी के कार्ड दिए गए हैं। उत्तराखंड के 35 लाख लोगों के पास पहले बैंक में खाते तक नहीं थे। भाजपा सरकार ने 35 लाख लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं, उन्होंने बैंकों से जोड़ा। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के छोटे किसानों के बैंक खातों में 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे भेजे हैं। भाइयों बहनों, ये सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लेता। लेकिन इतने सारे काम कैसे होते हैं? जब नीयत सही होती है, जब नीयत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, नीयत सही तो नतीजे भी सही। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की
गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को भी होगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहां एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। मैंने ये गारंटी पूरी करके दिखाई। बाबा केदार के आशीर्वाद से मेरे मुंह से निकला था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। कमल निशान पर पड़ा आपका हर वोट इसी संकल्प को और सशक्त करेगा। साथियों, मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है। अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। मेरा लक्ष्य है आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल 0 हो, बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। इससे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जिसके घर में 3-4 पंखे हो, 1-2 एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एक छोटी सी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग की बात हो, तो करीब करीब उसको 300 यूनिट बिजली खपती है। ये 300 यूनिट तो मुफ्त मिलेगी और जरूरत से ज्यादा जो बिजली होगी उसको सरकार खरीदेगी और आपको उससे कमाई होगी। क्या आप इस योजना का लाभ लेंगे? जीरो बिल वाली योजना का लाभ लेंगे? तो उसकी एप्लीकेशन कर दीजिए। उसका एप्लीकेशन का काम चालू है। आपके इस सेवक ने बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना भी बनाई है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को लाखों रुपयों का ड्रोन दिया जा रहा है। और हमारे लिए गर्व की बात है, गांव-गांव हमारी बहनें ड्रोन पायलट बन रही है। इसका भी बड़ा लाभ यहां देवभूमि मेरे उत्तराखंड की बहनों बेटियों को भी होगा। साथियों,
आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है,